बम धमाके होते हैं, टेररिज्म फैलता है, हजारों हजारों लोग मारे जाते हैं। मरने वालों का भी ह्यूमन राइट है, सिर्फ टेररिस्टों का ह्यूमन राइट नहीं है। लेकिन क्या हमारे आंख में आंख डालकर आप बोल सकते कि कानून का मिसयूज नहीं होगा, नहीं हो रहा है? क्या आंख में से आंख डालकर जवाब दे सकते? छत्रपति संभाजी राजे, जिनके बारे में कहते हैं देश धर्म पर मिटने वाला शेर शिवा का छावा था, महापराक्रमी परम प्रतापी एक ही शंभू राजा था। हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय। कैसे हैं आप सभी सनातनी? आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपने घरों में सुरक्षित होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम वो चीज देखेंगे कि भारतीय पॉलिटिक्स में किस तरीके से परिवर्तन होता है और भारतीय राजनीतिक तंत्र किस तरीके से बदल जाता है। और मैं आपको बहुत बड़ी चीज बताने जा रहा हूं कि लोकतंत्र में हमेशा विजय उसी की होती है जो सत्य के साथ खड़ा होता है, जो सत्य का साथ देता है। जी हाँ दोस्तों, देर से ही लेकिन सत्य की विजय जरूर होती है। तो ऐसा ही कुछ देखने को मिला है महाराष्ट्र सरकार में। जी हाँ दोस्तों, उद्धव जी की सरकार गिर चुकी है। उद्धव जी सीएम पद से इस्तीफा दे चुके हैं और एकनाथ शिंदे, जी हाँ दोस्तों, हिंदुत्व का चेहरा रखने वाले बाला साहब ठाकरे की रणनीति, बाला साहब ठाकरे की विचारधारा पे चलने वाले एकनाथ शिंदे जी हमारे देश के यानी हमारे महाराष्ट्र के नए सीएम बन चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, हमारे देश में महाराष्ट्र के नए सीएम बन चुके हैं और फडणवीस जी हमारे देश के यानी हमारे राष्ट्र के यानी हमारे महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री बन चुके हैं। और ये सारी घटनाएं और इसका कारण हम इस वीडियो में देखेंगे कि क्या हुआ, कैसे हुआ और क्यों हुआ और इसके पीछे क्या कारण थे। तो आइए एक एक करके स्टार्ट करते हैं वीडियो और यही देखते हैं, जांचते हैं, परखते हैं कि भारतीय लोकतांत्रिक राजनीति जो है वो कब, कहां और कैसे बदल जाए, इसका अनुमान लगाना मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। शिंदे जी के नेतृत्व में शिवसेना के विधायकों ने एक ही मांग की कि कांग्रेस एनसीपी के साथ हम नहीं रह सकते और यह गठबंधन तोड़ा जाए, किंतु उनकी मांग मंजूर नहीं हुई। उद्धव जी ने हिंदुत्व छोड़ दिया, विचारों को छोड़ दिया और अपने विधायकों से ज्यादा कांग्रेस और एनसीपी की बात दिल को लगाकर रखी और उन्हें ही महत्व दिया। इसके चलते इन विधायकों ने अपनी आवाज बुलंद की। दोस्तों, आपने देखा ना, अभी तो आगे देखिए, अभी तो बहुत कुछ दिखाना है आपको, अभी तो असली चेहरा दिखाना बाकी है, असली कारण दिखाना बाकी है। तो इस वीडियो को देखते रहिए बस आप। अब मैं बात कर रहा हूं दोस्तों कि देखिए, इंसान कहते हैं ना कि जब इंसान चलना स्टार्ट करता है तो जब उंगली पकड़ाने वाला जो इंसान होता है या जिसके सहारे इंसान फर्श से अर्श पे जाता है, चाहे वो कोई भी कारण हो, किसी भी कारण से, तो उस भावना का हमेशा कदर करना चाहिए, उस भावना के साथ हमेशा डट के रहना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे सब उल्टा होने लगा। अब ये क्यों होने लगा, उसका परिणाम तो आ गया सामने। भाई, मुख्यमंत्री की कुर्सी गंवानी पड़ी। जिस मुख्यमंत्री के कुर्सी को बचाने के लिए आपने अपने विचारधारा को बदल दिया, आपने अपने सिस्टम को बदल दिया, आपने बाला साहब ठाकरे के सिस्टम को बदलना चाहा, उसी का परिणाम आपने देखा कि आज आपकी कुर्सी तक चली गई और आपको हवा तक नहीं लगी। तो कहने का मतलब है दोस्तों, जो विचारधाराएं आपको आगे ले जाती हैं उस विचारधारा को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। नहीं तो अगर आज उद्धव जी उसी सिस्टम से रहे होते, उसी विचारधारा को लेके, लोगों की भावनाओं को लेके चले होते, तो शायद आज भी वो उसी कुर्सी पर बैठे होते और महाराष्ट्र का शासन चला रहे होते। जो लोगों की उम्मीदें थी, जो लोगों की इच्छाएं थी, उनको कहीं ना कहीं कुचला गया है, उनकी भावनाओं से कहीं ना कहीं खेला गया है। इसी वजह से आज उद्धव साहब सीएम पद से हट गए हैं। तो दोस्तों, आगे देखिए और भी चीजें आपको साफ होती चली जाएंगी। आगे देखिए। प्रमुख बाला साहब ठाकरे ने कभी यह सोचा होगा कि उनके पुत्र के राज में हनुमान चालीसा बोलना राजद्रोह होगा और औरंगजेब के कब्र पर जाकर माथा टेकना ये राज शिष्टाचार होगा? क्या उन्होंने कभी सोचा होगा? दोस्तों, छत्रपति संभाजी राजे, जिनके बारे में कहते हैं देश धर्म पर मिटने वाला शेर शिवा का छावा था, महापराक्रमी परम प्रतापी एक ही शंभू राजा था। जिस छत्रपति संभाजी राजा को औरंगजेब ने तड़पा तड़पा कर मारा, क्या कहता था औरंगजेब? ये नहीं कहता था कि तुम्हारा राज दे दो, ये नहीं कहता था
तुम्हारा किला दे दो, ये नहीं कहता था तुम्हारी संपत्ति दे दो। वो तो एक ही बात कहता था, संभाजी मुसलमान बन जाओ, धर्म बदल दो। लेकिन देश धर्म पर मिटने वाला शेर शिवा का छावा था, महापराक्रमी परम प्रतापी एक ही शंभू राजा था। संभाजी राजे ने कह दिया, अरे जान भी चली जाए न स्वराज दूंगा न स्वधर्म दूंगा। और ऐसे संभाजी राजा का, उनका खून करने वाले, उनको मौत की घाट उतारने वाले, उनकी निर्मम हत्या करने वाले औरंगजेब की समाधि पर वो असदुद्दीन ओवैसी जाता है और माथा टेकता है और तुम देखते रह जाते हो। अरे शर्म करो, चुल्लू भर पानी में डूब मरो, चुल्लू भर पानी में डूब मरो। अरे ओवैसी सुन ले, कुत्ता भी ना पेशाब करेगा औरंगजेब की पहचान पर। अब जो भगवा लहराएगा पूरे हिंदुस्तान पर, अब जो भगवा लहराएगा पूरे हिंदुस्तान पर। दोस्तों इसके अलावा मैं आपको बताऊं, जैसे पालघर में महाराष्ट्र में क्या हुआ था, साधुओं को उनके गाड़ियों से खींच कर माफी मांग रहे थे, पीट कर मार दिया गया। और गवर्नमेंट ने क्या किया वो सबको पता है। उसके बाद एक्टर, जी हाँ दोस्तों, बिहार के एक एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के हत्या हो गई या आत्महत्या उसने की, ऐसा भी आता है, केस अभी चल रहा है। उसमें भी उद्धव जी के बेटे का नाम आया था, न्यूज चैनलों पे काफ़ी चर्चा में रहे हैं। वो भी कारण हो सकते हैं। तो ऐसे कई कारण हुए जिनके कारण लोगों का विश्वास, लोगों की भावनाएं आहत हुई उद्धव सरकार से, और आज उद्धव सरकार गिर गई और सीएम पद से इनको इस्तीफा देना पड़ गया। अब देखिए आगे क्या होता है। इसके अलावा संजय राउत जी के बातें, संजय राउत की बातें जो वो बोलते हैं, वो भी एक बहुत बड़ा कारण रहा है। चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट की बातों को नकारा गया हो, चाहे वो कहीं बहुत चीज़ों पे हम लोगों ने देखा कि जो राष्ट्र हित के लिए कुछ चीज़ें की गई, जो राष्ट्र हित में बातें आई हैं, हिंदुओं की भावनाओं की बातें आई हैं, कहीं ना कहीं उसमें भी भेदभाव, मनमुटाव देखने को मिला है लोगों के बीच। ये सब कारण बनते चले गए और आज उद्धव जी को अपनी कुर्सी गंवानी पड़ी। तो आइए आगे देखिए, आगे भी देखिए, अभी तो कुछ नहीं देख रहे हैं आप, आगे देखिए जरा, आगे जरा संजय राउत और अमित शाह की बातें तो सुन लीजिए आप, आपको समझ में आएगा चीज़ें। चलिए दिखाते हैं आप। क्रिमिनल्स की ठीक तरह से पहचान करना चाहते हो, जो क्रिमिनल्स है उसको लगाम लगाना चाहते हो, तो सवाल ये है कि 102 साल में अब तक इतने लाखों करोड़ों क्रिमिनल्स की पहचान नहीं हो पाई। हो गई है। अफजल गुरु फांसी पर चला गया, कसाब को मुंबई में फांसी दी गई, याकूब मेमन को महाराष्ट्र सरकार ने फांसी पर चढ़ाया है। 102 साल पुराना कानून अभी आप बदलने जा रहे हो। अगर अब एक बड़ा सवाल इस देश में और समाज में पैदा हुआ है कि अपराधी कौन है, क्रिमिनल कौन है, जो आपको विरोध करेगा, जो आपको सवाल पूछेगा, आप उसको क्रिमिनल मानकर चल रहे हो। यहां बैठी हुई हर व्यक्ति यहां आपके लिए अपराधी है। क्या कानून है, उससे एजेंसी को ताकत मिलेगी, अच्छी बात है, ज्यादा शक्ति मिलेगी। ज्यादा यानी कितनी? देखो, आप पुलिस को राक्षस बनाने जा रहे हो, शैतान बनाने जा रहे हो, तो उससे अच्छा है कि आप मार्शल लॉ ही लगा दो। मंत्री जी का आभारी हूं, मैं उनका भाषण सुन रहा था लोकसभा का। गृह मंत्री जी ने कहा है कि गवर्नमेंट विल डू एवरीथिंग टू इंश्योर दैट देयर इज नो मिसयूज ऑफ द लॉ। इस कानून का मिसयूज नहीं होगा, ये आपने आश्वस्त किया है। संजय जी धन्यवाद प्लीज। लेकिन क्या आपने आश्वस्त किया है, लेकिन क्या हमारे आंख में आंख डालकर आप बोल सकते कि कानून का मिसयूज नहीं होगा, नहीं हो रहा है? इस देश में कानून की अदालतों में जो मामले जाते हैं उसमें दोष सिद्धि का प्रमाण बढ़ाना, ये इसका प्रमुख उद्देश्य है। सदस्यों ने कुछ धाराओं पर, इसके दुरुपयोग पर आशंकाएं भी व्यक्त। मान्यवर एक भी विपक्ष के सदस्य ने दोष सिद्धि का प्रमाण कम है और उसको बढ़ाना चाहिए, इसकी जरूरियात ही महसूस नहीं की। बिल आया, इसलिए मैं पूछना चाहता हूं, क्या हम सिर्फ राजनीति की कोरी चिंता करेंगे? राजनीतिक चिंताओं का सम्मान है, आपकी शंकाओं का भी जवाब देने का मेरा दायित्व है और मैं दूंगा भी। परंतु आप में से कोई एक तो भला बोलता कि भैया ये जरूरी है मगर इतनी चिंता करिए। एक का मैंने सब भाषण धैर्य से सुने, मान्यवर, कहीं पर भी कोई नहीं बोला।
बम धमाके होते हैं, टेररिज्म फैलता है, हजारों लोग मारे जाते हैं। मरने वालों का भी ह्यूमन राइट है, सिर्फ टेररिस्टों का ह्यूमन राइट नहीं है। गुनाह के विक्टिम, उसका भी ह्यूमन राइट है, सिर्फ गुनहगार का ह्यूमन राइट नहीं है। अगर हम कानून बनाने वाली संस्थाएं ये दोनों ह्यूमन राइट के बीच में भले बुरे का अर्थ नहीं समझेगी, दोनों के बीच में संतुलन नहीं बनाएगी, तो हम किसको प्रोटेक्ट करना चाहते? मान्यवर, एक सदस्य ने कहा कि आंख में से आंख डालकर जवाब दे सकते हो। मैं तो जरूर दे सकता हूं, अगर कोई आंख में से आंख डालकर पूछने की हिम्मत रखता है, जरूर दे सकता हूं, और किसी भी फोरम में रहे, क्योंकि मेरे मन में चोर नहीं है साहब। हम वही करते हैं जो हमारी आत्मा कहती है, और हम वही करते हैं जिसको आत्मा कानून के हिसाब से मानता है। कोई आंख में से आंख डालकर सवाल पूछे, मैं आंख में आंख डालकर जवाब भी जरूर दे दूंगा। तो दोस्तों देख लिया ना, अब संजय राउत जी को किस तरीके से जवाब मिल रहा है वो भी देख लीजिए, आपको समझ में आएगी कि किस तरीके से आज जिस कुर्सी पे वो बैठे थे, जिस कुर्सी को वो चला रहे थे, आज उस कुर्सी पे कौन बैठ रहा है और कैसे बैठ रहा है और किस तरह बैठ रहा है, आइए आप भी देखिए। साथ में चुनाव लड़ी, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमें पूर्ण बहुमत मिला। बीजेपी को 106 सीटें, शिवसेना को 56 सीटें और कई अन्य लोग हमारे साथ आए। 170 तक हमारी मेजॉरिटी जा रही थी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने चुनाव के दरमियान भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री का नाम भी ऐलान किया था, सबको मंजूर भी था। किंतु चुनाव के बाद शिवसेना के नेताओं ने यह निर्णय किया कि हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाला साहेब ठाकरे जी ने जिन विचारों का जीवन भर विरोध किया, जीवन भर जिनसे लड़ाई की और जिनके बारे में वो कहते थे कि अगर इनके साथ जाना पड़ा तो मेरी दुकान बंद कर दूंगा, ऐसे लोगों के साथ अलायंस किया। और उसके बाद 2.5 साल हमने एक सरकार देखी जिसमें न कोई तत्व थे, न कोई विचार था, न कोई गति थी, न कोई प्रगति थी। जो सरकार चालू इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स को बंद कर रही थी, जो सरकार लगातार भ्रष्टाचार के आरोपों से लिप्त थी, जिस सरकार के 2 मंत्री मनी लॉन्ड्रिंग में जेल में गए, ऐसी सरकार भारतीय जनता पार्टी ने जिसको लगातार विरोध किया, ऐसी सरकार शिवसेना के माननीय उद्धव जी के नेतृत्व में कांग्रेस एनसीपी की सरकार चली। आपने सुन लिया ना, देख भी लिया, समझ लिया, सब कुछ समझ में आ गया। यही है भारतीय लोकतांत्रिक राजनीति, यही है मोदी जी का चक्रव्यूह। मोदी जी कब क्या कैसे करेंगे किसी को नहीं पता है। बताइए, सीएम कौन बना था, कौन बन गया, कौन बनने जा रहा था और कौन बन गया, सब अंतर ही अंतर, सब गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। और यही है मोदी जी की राजनीति, यही है अमित शाह की कूटनीति और यही है भारतीय लोकतांत्रिक राजनीति की पहचान। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आई होगी तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, नमस्कार।